हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं रितेश और आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ आपके NCERT का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NCERT क्लास 7th का आपका जो बुक है हमारे पर्यावरण यानी कि भूगोल, उसका अध्याय 5 पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को जल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के ऊपर आधारित पूछते हैं, ये मैं गारंटी लेता हूँ अगले 20-25 मिनट की क्लास अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप खुद से दे पाएंगे। बस ध्यानपूर्वक जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप ध्यानपूर्वक 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, आप पढ़ लीजिए। देखिए, जब भी आप पानी के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में क्या आता होगा? जनरली क्या आएगा? गिलास में भरा हुआ पानी, बाल्टी में भरा हुआ पानी, नल से निकलता हुआ पानी, या फिर नदी, तालाब, झरने, जलप्रपात, यही सब दिमाग में आता होगा। बच्चे बरसात के मौसम में क्या करते हैं? जब पानी भर के बहने लगता है एक जगह से दूसरी जगह, नालियों में या फिर गड्ढों में, तो उसमें कागज़ की नाव बना के तैराते हैं। जिधर बहाव रहता है उधर बहता हुआ चला जाता है वो कागज़ का नाव। आजकल के बच्चे कम ही करते हैं क्योंकि आजकल के बच्चे ज़्यादातर बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। कुछ साल पहले जब मोबाइल इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था तो बच्चे किया करते थे ये सब काम। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। यह जल कहाँ जाता है? इन सब के बारे में आप सोचते होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जब चैप्टर पढ़ेंगे आप तो यहाँ पे आपको साथ में देखने को मिलेगा, इस साइड आपको कुछ न कुछ शब्दावली मिलती रहेगी। थलशाला यहाँ पे जैसे शब्दावली मिली है, तो थलशाला का मतलब होता है आपके घरों में जैसे किसी बर्तन में आप पानी रख के कुछ पौधा उगा रहे हैं तो वो थलशाला होती है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, पढ़ते हैं आगे दूसरा पैरा। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, यानी कि सूर्य की गर्मी के कारण गड्ढे में भरा हुआ पानी जो है वो धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। अब जैसे जल है, गड्ढे में भरा हुआ है, सूर्य का ताप पड़ रहा है, वो वाष्पित हो रहा है, धीरे धीरे वाष्प के द्वारा ऊपर जा रहा है। अब ऊपर गया तो क्या होगा? धीरे धीरे इकट्ठा होगा और वो जब ठंडा होगा तो संघनित होगा। संघनित होकर क्या होगा? बादल का निर्माण करेगा और कहीं ना कहीं वो जाके बरस जाएगा, फिर से पानी वो नीचे आ जाएगा। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने रूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम जल चक्र। याद रखिएगा, जल चक्र किसे कहते हैं? जो वर्ष जैसे पानी है गड्ढे में भरा हुआ, वो वाष्प के रूप में सूर्य के प्रकाश पड़ेगा, उस पर गर्मी पड़ी तो वाष्प के रूप में गर्म होकर वो ऊपर उड़ जाएगा। ऊपर उड़ गया फिर वो धीरे धीरे संघनित होकर फिर से वो नीचे आएगा, तो ये चक्र बना लेता है ना पूरा। इसी चक्र को कहते हैं हम जल चक्र। इस फिगर में देखिए आप, जल चक्र के बारे में देखिए दिखाया गया है। देखिए क्या दिखाया गया यहाँ पे, रुकिए इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पानी ये भरा हुआ नीचे, ये वाष्पीकरण हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, वाष्पीकरण हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये बादलों में बदल गया। बादलों में संघनन हुआ, फिर से ये वर्षण हुआ, पानी बरसा धीरे धीरे, फिर से बह के पहाड़ों से बह के कहीं से बह के फिर इसी गड्ढे में आ गया। तो ये पूरा देखिए चक्कर लगा रहा है ना पूरा, तो इसी को ही कहते हैं जल चक्र। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, यानी जैसे आपके घर में कोई बर्तन में पानी रख दिया उड़ जाता है, उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी है। जो जल शब्द यहाँ पे शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता रहा हो, वहाँ से संघनित होकर वो बह के आ गया बादल और हमारे हरियाणा के ऊपर बरस गया, तो उस पानी का हमने यूज अपने हरियाणा देश में राज्य में कर लिया। अलवण जल के मुख्य स्रोत जो हैं, जैसे जिसमें नमक नहीं होता, आपके सादे पानी का जो स्रोत है, ताजे पानी का, नदी है, ताल है यानी तालाब है, सोते हैं जहाँ पानी रुके रहते हैं, एवं हिमनद है यानी पहाड़ों पे जो जमा पानी बर्फ़ है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवड़ी होता है, यानी कि उसमें नमक होता है, खारा होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। अब थलशाला के बारे में देखिए, यहाँ पे बताया गया है। देखिए, एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक
पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधे का व्यवस्थित करें। इसमें जल का फुहारा छिड़कें। जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे फिर से गिर जाएगी उन्हीं पत्तियों से होते हुए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिगर इसको बड़ा है, इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे विश्व की प्रमुख झील एवं नदियों के बारे में दिखाया गया है। जैसे विक्टोरिया झील है, यहाँ से नील नदी यहीं से निकलती है। नील नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। गंगा नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। कांगो नदी है ये, जो आपकी इस तरीके से जाती है, जो आपके विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है। नाइजर नदी है, ऑरेंज नदी है। तो मुख्य मुख्य नदियों के बारे में यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया, आपकी बुक में है, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आगे देखिए, जल का वितरण। जल कैसे हमारे पृथ्वी पे उपलब्ध है, कहाँ कहाँ पे क्या कितना कितना जल है, क्या आप जानते हैं? यहाँ पे इसको देख लीजिए साइड में। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, यानी कि 1000 ग्राम में 350 ग्राम के आसपास आपको वहाँ पे लवणता मिलेगी। अब जल का वितरण देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। ये पता है ना आपको कि लगभग 71% भाग जो है पृथ्वी का, वो जल से घिरा हुआ है। चाहे वो महासागरों में हो, चाहे सागरों में हो, चाहे नदी में हो, सब मिला के 1/3 भाग आपका जल से घिरा है पृथ्वी। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अब देखते होंगे कहीं कहीं किसी देश में सूखा पड़ गया, कहीं दूर दूर तक पानी पीने की है ही नहीं पीने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पे तो आप देख रहे हैं कि 100 में से 71% पे आपका जल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? यही नहीं है, अभी दिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ मैं। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे, महासागरों में सबसे ज़्यादा जल है। यहाँ पे महासागरों में जैसे आपके घर में अगर 100 बाल्टी जल है तो उसमें से 97 बाल्टी लगभग आपका महासागरों में उपस्थित है। उसके बाद बर्फ़ छत्रक है, जो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है, वो 2%। भूमिगत जल जिसका हम पीने के लिए यूज करते हैं सबसे ज़्यादा, वो है आपका 0.68%, यानी कि 1% से भी ज़्यादा, मतलब कम। 100 बाल्टी आपके पास पानी है, उसमें से 0.68 यानी कि 1% से भी कम, 1 मग्गे से भी कम आपके पीने योग्य पानी है, जो ज़मीन के नीचे है। झीलों का अलवण जल जो है 0.009 है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, वो भी आपका 0.009 है। वायुमंडल में जो हमारे जलवाष्प गर्मी के कारण, धूप के कारण उड़ के जाते हैं ऊपर आसमान में, बादल बनाते हैं, वो है 0.0019। और नदियों में आपका 0.0001% आपका जल है। आप सभी को जोड़ देंगे तो 100% आपका आ जाएगा। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा हमारे पृथ्वी पे पानी है, जिसमें से सिर्फ 1% के आसपास ही हम हमारे पीने योग्य हैं। इसको भी नहीं पी सकते आप। मूल रूप से तो हम इन्हीं चीज़ों को पीते हैं, बस यहाँ तक पीते हैं, मान लीजिए नदियों को भी। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप जानते हैं लेफ्ट साइड, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आप अगर जैसे तैरना जानते हैं और हल्का फुल्का जानते हैं, आप नदी में तैरेंगे तो आपको तैरने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन अगर वहीं समुद्र में जाके आप तैरें तो उसमें पानी में लवणता ज़्यादा होती है, यानी कि नमक ज़्यादा होता है। जब नमक ज़्यादा होगा पानी में तो आपको ऊपर की तरफ उठाए रखेगा हल्का हल्का। तो आप हल्का सा तैरना अगर जानते भी होंगे तो तालाब में की अपेक्षा, नदी की अपेक्षा समुद्र में आसानी से तैर सकते हैं। और इजराइल का जो मृत सागर है, डेड सी है, उसमें 1000 ग्राम में पानी में 340 ग्राम, सोच लीजिए, वहाँ पे नमक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2 लीटर जल लें, मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन के
एक मिनट। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणी जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी नमकीन वाला पानी कैसे पी पाएंगे आप। यह लवणी जल यानी नमक युक्त होता है। ठीक है, यही यहाँ पे देखिए, इस साइड आपको दिखाया जा रहा है, इस साइड आपको दिखाया जा रहा है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए, इतना महत्वपूर्ण है जल आपके लिए, फिर भी हम लोग देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक पानी हम लोग कहीं ना कहीं बर्बाद करते ही रहते हैं। मतलब हम पानी का दुरुपयोग करते हैं कहीं ना कहीं, जबकि इतनी कम मात्रा में हमारे पीने योग्य पानी है, फिर भी हम पानी को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो इससे हमको बचना चाहिए। जब पढ़े लिखे हैं आप तो इससे बचने का प्रयास करिए। ठीक, ये देखिए कुछ पेपर की कटिंग है, बता रहा है कि पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है और हम इसके लिए कहाँ कहाँ पर इसका हम नुकसान कर रहे हैं। मेनी मेजर रिवर इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, मतलब सूखे के लिए बहुत सी नदियाँ खतरे के निशान में सूखने से। अब आगे है, देखिए यहाँ पे महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। वो हमेशा देखते हैं चलता फिरता रहता है, हिलता डुलता रहता है, शांत नहीं रहता। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। ये मैं क्लास 6 में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, उसको आप जाके देख सकते हैं। अच्छे से मैंने पढ़ा है क्लास 6 में इस चैप्टर को। प्रशांत महासागर का ये फोटो दिखाया गया आपके सामने। अब तरंगे, ज्वार भाटा और लहरों के बारे में देखते हैं। ये तरंगे क्या होती हैं। देखिए, ध्यान से पढ़िए। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद, जैसे कोई भी पानी है उसमें कोई पत्थर डालें और कोई भी चीज़ डालेंगे तो उसमें क्या होगा, इस तरीके से, देखिए यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से चलने लगेगा ना पानी, उसी को ही कहते हैं आपका तरंग। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस आ जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। ठीक है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक यहाँ पे विस्थापित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, बहुत विनाशकारी होती है। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है, यानी कि 150 मीटर सोचिए कि ऊपर तक लहर हो। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलती हैं। 2004 में आप सभी को पता है सुनामी आया था, भारतीय तट से वो टकराया था और कितना विनाश किया था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट, आपको पता है सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया था। समझ रहे हैं। सुनामी के बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया है और ये डेट बताई गई 26 दिसंबर 2004 को, यानी कि आज से 5 दिन बाद, 20 साल पहले हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका
अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। यानी कि ये बताया गया उस भूकंप के बारे में जो 20 साल पहले आया था और वो कितना तेज़ी से उस वहाँ पे समुद्र के नीचे भूकंप आया था, जिसकी वजह से वहाँ की प्लेटें सरक गई थी और पानी ऊपर नीचे हो गया था, तो समुद्र में तरंग उठी और वो विनाशकारी हो गई। इसके बारे में देखिए बताया गया है, ये सारे फिगर दिखाए गए। तमिलनाडु के तट पर सुनामी जो टकराया था, दिसंबर 2004 में यहाँ पे देखिए, दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई थी, वह पिछले कई सौ वर्षों का सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी था। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों के में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी। सुनामी आने पर प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेज़ी से कमी आती है, यानी कि धीरे धीरे वो पानी, इधर देखिए पानी कम होता जाएगा इधर से, फिर बाद में जब पानी उठ के आएगा तो बहुत ऊंचा उठ के आएगा। विशाल तरंग आई और तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई, क्योंकि देख रहे थे पानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको देखने के लिए वो खड़े हो गए। अब ये तरंग हो गया। अब ज्वार भाटा देखिए, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। यानी पानी आगे की तरफ आके सतह को, उसके किनारे को डुबो देता है, उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर यानी पीछे की तरफ चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे भाटा कहते हैं। अब ये फिगर देखिए, इसे समझेंगे आप अच्छे तरीके से। देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जब चंद्रमा इस जगह पे हो और सूर्य यहाँ पे रहेगा ही, तो आपका इसका गुरुत्वाकर्षण इधर लगेगा, इसका गुरुत्वाकर्षण इधर लगेगा, तो क्या होगा? इधर जल कम उठेगा, इधर जल कम उठेगा। लेकिन जब बीच में आ जाएगा चंद्रमा, यहाँ पे लघु ज्वार होगा, हल्का पानी उठेगा। ठीक है, और जब बीच में आएगी चंद्रमा, इसका भी गुरुत्वाकर्षण इधर खींचेगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इधर खींच ही रहा है, तो पानी बहुत तेज़ी से उठेगा इधर। और जब चंद्रमा इस साइड आ जाएगा तो इधर चंद्रमा खींचेगा गुरुत्वाकर्षण से, इधर सूर्य खींचेगा, तो दोनों तरफ ज़्यादा मतलब पानी उठेगा। तो इसे कहते हैं बृहद ज्वार। यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यही यहाँ पे कहा गया है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकटतम होता है, तब उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, चाहे ऐसे हों चाहे वो ऐसे हों, और इस समय ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। समझ गए ना? निम्न ज्वार भाटा कब आता है और उच्च ज्वार भाटा, बृहद ज्वार। ऐसे ज्वार को क्या कहते हैं? लघु ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, देखिए, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायता करता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। जब पानी ऊपर उठ जाएगा तो जहाज को आसानी से बंदरगाह तक पहुंच जाएगा, वो पानी ज़्यादा होगा तो। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव को उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे है, ज्वार भाटा समझ गए, धाराएं तरंगे समझ गए। अब महासागरीय धाराएं देखते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं, यानी जो साल भर बहती रहती हैं एक ही दिशा में, उसको क्या कहते हैं? धाराएं कहते हैं। समझ गए?
महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों की या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय यानी बीच की तरफ आती हैं, जो ठंडी है, क्योंकि पोल पे ठंड रहती है, वहाँ से जो धाराएं आएंगी वो आपकी ठंडी धाराएं होंगी, और जो बीच से जाएंगी विषुवत रेखा की तरफ से ध्रुवों की तरफ वो गर्म धाराएं होंगी। साधारण सी बात है ये, इतना तो समझ सकते हैं आप। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो धाराएं हैं वो आपकी गर्म धाराएं हैं। जहाँ पे ये दोनों मिलती है ना, गर्म धारा और ठंडी धारा, यहाँ पे भाप टाइप का उड़ता है, जहाँ पे मछली पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे आसानी होती है। किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह पर का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत धाराएं मिलती हैं उस स्थान पर विश्व भर के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र, ये मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वहाँ पे मछली पकड़ने का काम होता है। जैसे जापान के आसपास के और एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के इसके कुछ उदाहरण हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे धाराओं के बारे में। देखिए यहाँ पे दिखाया गया आपको, ये आपकी है गल्फ स्ट्रीम, ये हो गई। उसके बाद आपकी यहीं पे है इस साइड, देखिए ये धारा जो जापान की तरफ जा रही है, क्यूरोसियो धारा। इसके बाद देखेंगे मुख्य जो धारा है यहाँ पे लेब्राडोर धारा है, ये ठंडी जल धारा जो कही जाती है। तो ये धाराएं जो हैं मुख्य रूप से इन धाराओं को पढ़ लीजिएगा। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बन जाता है। अभी मैंने बताया आप लोगों को, धुआं सा कोहरा बन जाता है जहाँ गर्म और ठंडा पानी मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप नौ संचालन में बाधा आती है। भाई धुंध हो जाएगा तो वहाँ नाव चलाने में दिक्कत होगी ही होगी। तो ये देखिए आज का जो चैप्टर पढ़े हैं आप, ये आपके बहुत काम आने वाला है। आने वाले सालों में आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको लाभ मिलेगा। और जो अभ्यास के प्रश्न हैं और जो चैप्टर के बीच में कोई प्रश्न अगर आया है उन सभी को मैं कल आपको पढ़ा दूंगा। एक दिन के अंदर मैं क्वेश्चन आंसर भी करा देता हूँ। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियो आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस साल तो कंप्लीट नहीं करा पाए सही से क्लास, ऑफलाइन क्लासेस में व्यस्त रह गए। लेकिन नेक्स्ट सेम से, यानी कि जो भी आपका फरवरी के बाद स्टार्ट होता है आपका, उसमें मैं हर क्लास जो है, हर कक्षा की क्लास प्रॉपर तरीके से चलाऊंगा। और वहाँ पे मैं मैथ की क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ, अच्छे से आपको मैथ भी पढ़ाने वाला हूँ सभी क्लासेस को। तो इस वीडियो को लाइक करके रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।